अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। इस वक्त हम हैं टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पे। 1282 सब्सक्राइबर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट चेकलिस्ट हैं, वीडियोस हैं जो हम टैक्स रिलेटेड SCCP, FBR और वो लगाते हैं। आज जो है हम बात करेंगे यंग लोगों के लिए जो जॉब मार्केट में अभी एंटर हुए हैं, क्योंकि टैक्स दोस्ती का मकसद है कि FBR और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और टैक्स पेयर्स के रिलेशनशिप को बेहतर करना। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक यंग कपल हैं, यंगस्टर हैं, न्यूली मैरिड हैं और अपने बच्चों की एजुकेशन का सोच रहे हैं, तो टैक्स रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड आप क्या काम कर सकते हैं जो इजीली आपको हेल्प करे अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। और सेकेंडली, और अगर आप यंगस्टर हैं और अपनी एजुकेशन में आपके पेरेंट्स या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा कि जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ अपनी एजुकेशन में, आया वो उसका उतना फ़ायदा होगा मुझे फ्यूचर में कि नहीं। और उससे रिलेटेड टैक्स रिलेटेड भी कुछ बातें कर लेंगे, जैसे फ़ी पर आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। और उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि यंगस्टर्स जो अपनी इनिशियल एजुकेशन के बाद यानी FA FSC के बाद A लेवल्स के बाद ये अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, या इंजीनियरिंग या अपना लॉ स्कूल या लम्स या बड़े किसी MBA करके वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल आप आई होप के एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लम्स की, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस की, तो लम्स जो है वो वेल नोन है फॉर इट्स MBA प्रोग्राम, लेकिन उस पर और डिफरेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं। आज हम बात करें BSc ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, यानी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और अगर आप ये प्रोग्राम करें तो साथ साथ आप ACCA या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, या आप जो है CFA अमेरिका का जो है, या सोसाइटी ऑफ एक्चुरियंस का भी साथ साथ एग्ज़ाम दे के प्रोफेशनल डिग्री भी ले सकते हैं और एक एकेडमिक डिग्री भी ले सकते हैं BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एज पेरेंट्स प्लान करते हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए कि फ्यूचर में वो अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यहाँ पे लम्स की एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो आया आपको कैसे फाइनेंशियल कैलकुलेशन करनी चाहिए कि हमें कितना पैसा आज सेव करें ताकि हम फ्यूचर में पे कर सकें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारी ublfunds.com है। बेसिकली डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के भी, MCB और बैंकों के भी, लेकिन UBL फंड्स की जो वेबसाइट है वो बहुत ज़बरदस्त है। और उस वेबसाइट पे रिसोर्सेज एंड टूल्स में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कैलकुलेटर्स मिलेंगे, जैसे अगर आपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि कॉलेज सेविंग कैलकुलेटर ओपन करते हैं और ये देखते हैं कि अगर आप जो है हाउ मच मनी विल यू रिक्वायर फॉर कॉलेज फ़ी एंड एक्सपेंसेस। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि कभी भी जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ को कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहते हैं। यानी जब भी कोई काम आप ऐसे करते हैं कि आज आप काम करेंगे और वो आपको साल भर साल फ़ायदा देगा, जैसे आज या 10 साल करके आप मैट्रिक करते हैं, A लेवल्स करते हैं, या अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी करते हैं 16 या 18 साल की एजुकेशन के बाद, तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये इन्वेस्टमेंट है। और या तो आपने पे किया या आपके पेरेंट्स ने पे किया, या फाइनेंशियल एड यानी कि गवर्नमेंट या आपकी अपनी यूनिवर्सिटी ने आपको पे किया है। जो भी फंड लगा रहा है, कैलकुलेशन क्या बनेगी। तो अगर आप अपने लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि मैं अभी 8th क्लास में हूँ और मैं जो हूँ आगे यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, तो कितना मुझे सेव करना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को कितना सेव करना चाहिए। तो सपोज़ करें, यहाँ पहले हम अगर पीछे चले चलें और यहाँ पे फ़ी दी हुई है उन्होंने लम्स में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हवाले से, और उसमें अगर आप देखें तो ये जो अंडर ग्रेजुएट फुल टाइम 12 to 20 क्रेडिट आवर्स है, 3,40,200 पर सेमेस्टर का मतलब है 6 महीने का अगर एक सेमेस्टर है, और 4 साल है, तो ये आपके जो हो गए 2 into 4 8 सेमेस्टर्स हो गए। तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 3,40,200 रुपीज़, ये रुपीज़ में है। तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, क्योंकि बगैर कैलकुलेटर नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ आपकी फ़ीस है जो आप यूनिवर्सिटी को पे करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8,
तो टोटल आपको 27,21,600 या 2.7 मिलियन 27,21,600 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे तकरीबन 4 साल की एजुकेशन के लिए। तो 27,47,600 ये हो गया जी आपका 48। ये इतने पैसे हैं जो आपने अगले अपनी जब एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों का पूछ रहे हैं कि कितने टाइम बाद आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी या ये पेमेंट शुरू करनी पड़ेगी। तो सपोज़ करें कि अभी 10 साल है, तो 10 साल यहाँ कैलकुलेट दबाते हैं। तो अगर 2.7 मिलियन आपने 10 साल में पे करने हैं तो आपको हर मंथ 11,147 रुपीज़ सेव करने हैं, और उसको इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, और ये जो यूबीएल के म्यूचुअल फंड्स हैं या कोई भी म्यूचुअल फंड्स आपको 14% पर एनम, पी ए पर एनम का मतलब है हर साल अगर इतना मुनाफा होगा तो 11,147 रुपीज़ मंथली, या क्वार्टरली का मतलब है 3 मंथ्स बाद। तो हर 3-3 महीने बाद अगर जैसे होता है ना कमेटी डाल के आप पैसे जमा कर लेते हैं, तो अगर हर 3 महीने बाद आप 33,808 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे इस फंड में या किसी भी बैंक अकाउंट में या किसी भी जगह पर डालेंगे, वो 14% के हिसाब से ग्रो करते रहेंगे हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो है आपके पास 10 साल में इतने पैसे आ जाएंगे कि फिर आप उस एजुकेशन के लिए पे कर सकें। और अच्छा होगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुरू करें, कॉलेज एजुकेशन शुरू करें, स्पेशलाइजेशन अपनी मेडिकल की, डॉक्टर की, लॉयर की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की शुरू करें, और आपके पास अगर ये इनिशियली भी इतना पैसा जमा हो गया हो तो आप रिलैक्स रहेंगे। वरना फिर अगर आप साथ साथ उस वक्त जमा करेंगे या उस वक्त जो है लोगों से फेवर लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है कॉलेज कैलकुलेटर, आप यंग लोगों के लिए ये आज की वीडियो है। और हमारी जो टैक्स दोस्ती का यूट्यूब चैनल है उसमें करियर एडवाइस और बिजनेस एडवाइस के नाम से वो है। याद रखें कि गवर्नमेंट ने 5% टैक्स भी रखा हुआ है, तो ये जो पैसे फ़ी उन्होंने बताई है इसके अलावा 5% इसके ऊपर ऐड कर ले तो 2-3 लाख रुपए वो बन जाएंगे। और जो है वो टैक्स आपको आपसे डिडक्ट होगा जब जब आप फ़ी पे कर लेंगे मंथली या क्वार्टरली। और फिर आप जब अपनी हर जून के बाद अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं अगर आपने पे किया है एज अ स्टूडेंट या एज अ यंग प्रोफेशनल, या आपके पेरेंट्स ने अगर पे किया। तो ये तो बात हो गई जहां हमने बात की कि आप फाइनेंशियली कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि देखें टैक्स दोस्ती का मकसद है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ आपको बताए और आपका एफबीआर के साथ रिलेशनशिप जो है ना बेहतर करे। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव लेके हम चल रहे हैं। तो वापस हम चलते हैं कि अगर लम्स की बात हो रही है और ये इनका फ़ी स्ट्रक्चर है। अब अगर ये जो पैसे अभी ने कैलकुलेट किए थे, कैलकुलेटर में 1 मिनट निकाल लूँ, 27,21,600, यहाँ मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ ठीक कर लेते हैं। 27,21,600, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन ऑब्वियसली एग्जैक्ट होना चाहिए। तो इतना अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो 11,037 रुपीज़ पर मंथ मैंने सेव करके इस इन्वेस्टमेंट फंड में डालने हैं। वैसे रखेंगे जमा करके तो ये 27 लाख नहीं बनेंगे, ठीक है। ये सिर्फ 11,37,000 बन जाएंगे, क्योंकि या तकरीबन आप समझे 11 लाख नहीं 13 लाख के करीब बन जाएंगे। 10 साल का मतलब है 12 महीने 1 साल में होते हैं, तो जो है 120 महीनों में ये जो है कितने बन जाएंगे अगर सिर्फ आप इनको वैसे रखते हैं। ठीक हो गया जी। ये थोड़ी सी इस वीडियो का मकसद है कि आपको थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी दे कि कैसे जो है ना इतने अगर आप मंथली सेव करते हैं और 120 महीनों से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 13,24,440 रुपये बनेंगे। ये जो 27 लाख और 13 लाख का डिफरेंस है ये वो है जो मुनाफे के तौर पे 10 साल यूबीएल फंड्स में, एमसीबी फंड्स में, किसी भी बैंक अकाउंट में, किसी भी ऐसी जगह जहां आपकी इन्वेस्टमेंट वाइप आउट यानी ज़ाया नहीं हो जाएगी, बहुत रिस्की यानी स्पेकुलेटिव काम नहीं, जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं, बल्कि एक म्यूचुअल फंड में डालना। म्यूचुअल फंड का मतलब है कि एक ऐसा पूल ऑफ पैसा जो फिर प्रोफेशनल लोग जो जिनको हम सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट कहते हैं वो फिर आगे इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने तो सिर्फ इस हिसाब से या इसको भी अगर करें तो यही फिगर आएगी
ये 3 क्वार्टर बन जाएंगे, 4 क्वार्टर बन जाएंगे, तो 4 ज़रबे 10 40, तो 33,476 को 40 से ज़रब दे दें, या 11,037 को 120 महीनों से ज़रब दे दें, तो 13 लाख। इतना तो आप जमा करेंगे, ये आपकी कंट्रीब्यूशन होगी, आपके पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन होगी अगर 10 साल है। अगर 5 साल है तो ये कम हो जाएगा, अगर 25 साल है तो और कम हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो 27 लाख तक ये ग्रो करेंगे पैसे, ये जो पैसे ग्रो करेंगे, यही बात आपको करें कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आप बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप या आपके पेरेंट्स या आपका इदारा आप पर, आपको डॉक्टर बना रहा है या जो कुछ भी है, तो उसमें आपके पैसे अपने कितने लग रहे हैं और बाकी और कौन लगा रहा है, उन पैसों की बात हुई तो वो तो इतने पैसे हमें चाहिए जो या तो आपने लगाने हैं। अब उन पैसों तक पहुंचने के लिए आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी ये होनी चाहिए कि अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और हर इकोनॉमी ग्रो करती है, कुछ फास्ट या कुछ स्लो। पाकिस्तान की तकरीबन 4% के हिसाब से ग्रो कर रही है, जो बुरी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो है, हर साल जो है आपकी प्रोडक्टिविटी और डिमांड में इजाफा होता जाता है, सप्लाई और डिमांड में इजाफा होता जाता है। तो आप अगर 27 लाख तक पहुंचना चाहते हैं तो 13 लाख सेव करते हुए 14% के रिटर्न पर अज्यूम किया, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इकॉनमी 4% के बजाय 8% पे ग्रो करना शुरू कर जाए तो बहुत ही वंडरफुल नंबर है, जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट वो 8% पे ग्रो करना शुरू करते हैं, तो फिर और वेलफेयर और खुशहाली इकॉनमी में आएगी। तो ये पैसे ग्रो करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पर। तो ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए जो बड़े फोकस्ड हैं, उन्होंने लम्स जैसे अच्छे इदारे से एजुकेशन हासिल करनी है। अब उन यंगस्टर्स की बात होती है जिनमें आज से 25 साल पहले मैं भी यंगस्टर था, तो मैं भी ये सोचता था कि अपना कारोबार होना चाहिए। और अब टैक्स दोस्ती जो हमारा ब्रांड है, मुझे खुशी है कि हम इसको, उस ड्रीम को बेशक 25 साल बाद परस्यू कर रहे हैं, लेकिन अब वो माहौल है कि जहाँ पर आप अपनी बेसिक एजुकेशन हासिल करने के बाद, क्योंकि बेसिक में आपको एक तो लिखना पढ़ना, कम्युनिकेट करना, दुनिया का सेंस, कंप्यूटर इस्तेमाल करना और कारोबार के बारे में जानना, चाहे आप मोबाइल रिपेयर करते हैं या वेबसाइट्स बनाते हैं या कोई ट्रेडिशनल काम करते हैं, जूते बनाते हैं, जो भी है, तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो यही पैसा जो है जो अभी हमने कैलकुलेट किया 3,40,000, अगर आप ना जाएं यूनिवर्सिटी ना जाएं और अपना स्टार्टअप शुरू करें, तो स्टार्टअप से आपको कितना पैसा आना चाहिए ताकि आपकी एक जो है ना वो हो यूज जो है आपके रिटायरमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, रिटायरमेंट से यहाँ मुराद ये है कि आपके पास लमसम पैसे हों, जब भी आप चाहें कि मैंने अब मज़ीद काम नहीं करना। वो आपके करियर के दौरान भी हो सकता है, एज ए यंगस्टर ये बात शायद अजीब लगे आपको कि आपने मज़ीद काम नहीं करना, लेकिन हो सकता है कि आप अपना, इस वक्त 18 साल के हैं, आपके पास एक बेसिक क्वालिफिकेशन है और आपके पास स्किल है जिससे आप पैसे कमा भी रहे हैं। तो आया अगर आप अपना स्टार्टअप या बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो बिज़नेस किस स्पीड से ग्रो करे कि आपको जो है ना इतना पैसा मिले कि आप फिर 35 की एज में, यानी अगर 18 या 20 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं तो 15 साल का करने के बाद अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रहे हैं और थोड़ा डिफरेंट होना चाह रहे हैं, या बहुत ज़्यादा 15 साल में कारोबार को आगे लेके चले जाएंगे, तो फिर आप देखना चाह रहे हैं, तो इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं कि हाउ मच मनी डू यू इंटेंड ऑन सेविंग ऑन अ मंथली बेसिस। अब यहाँ सेविंग से मुराद दो चीज़ें हैं, या तो आप तनख्वाहदार बंदे हों तो आप सेव करें, या आप बिजनेस पर्सन हो तो आप अर्न करें। तो अगर आप कहते हैं कि यार मैं अपने बिजनेस से हर महीने 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, मुझे 2 लाख रुपए आए, मैं वेब डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ या चाहे मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता, मैं वो जो 27 लाख है वो इन्वेस्ट नहीं करता, तो अभी तक इन्वेस्टमेंट हुई है, याद रखें, जो आपने मैट्रिक किया है, जो अभी तक आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ये भी आपने पैसे लगाए हैं अपनी नॉलेज और स्किल में। तो उसके बेस पर अगर आप कहते हैं कि मैं 2 लाख कमाना चाहता हूँ, और आप फिर 18 साल की उम्र से शुरू हो तो 20 साल की उम्र या 22 में आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, जिसमें आपका घर का खर्चा, आपके बिजनेस का खर्चा निकलने के बाद सपोज करें आपको 25,000 रुपये बच रहे हों, और आपकी उस वक्त एज जो हो आप 24 साल के हों, और आप जो है व्हाट इज़ द एनुअल, वो कहता है व्हाट इज़ योर करंट एज, आप सपोज करें
20 साल की उम्र में शुरू हुए थे, 4 साल में आपने अपना स्किल, अपना बिजनेस, अपना पैसे कमाने का तरीका इतना अच्छा कर लिया कि आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा 25,000 रुपये आपको बच जाता है जो आपका प्रॉफिट है। ये ऐसा ही है कि सैलरी आप 2 लाख कमा रहे होते तो उसमें से 25,000 सेव कर लेते तो अब वो सेविंग कहलाती, अब आप इसको बिजनेस प्रॉफिट कहलाएगा, आप बिजनेस से कमा रहे हैं। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और कुछ करना चाहते हैं, अपने स्किल को और लोगों को हेल्प भी करना चाह रहे हैं, अपने स्किल को भी बेहतर करना चाह रहे हैं। 24 साल के हैं, व्हाट इज़ द एनुअल रिटर्न यू एक्सपेक्ट टू अर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। देखें 14% तो आपको नॉर्मली आप बैंकों से भी मिल जाएगा, ये जो फंड्स वगैरह हैं ये भी 14% तक देते हैं। इसमें टैक्स की बात थोड़ी आ जाती है कि इसमें 10% के हिसाब से टैक्स कटता है मुनाफे पे। तो प्रीवियस एग्जांपल में 13 लाख आपने लगाए थे, ऊपर 27 लाख आपको आए, तो तकरीबन जो आपके 14 लाख आया उसका 1,40,000 आपसे टैक्स वहाँ भी कट जाएगा मुनाफे के ऊपर, मुनाफे पे, 13 लाख पे नहीं, बल्कि 27 लाख और 13 लाख का जो डिफरेंस है 14 लाख पे वो आ जाए। इसी तरह यहाँ जो मुनाफा कमाएंगे उस पर भी आपको टैक्स देना होगा, लेकिन जो है हम देखते हैं कि उससे जब जैसे जैसे आप मुनाफा करते हैं तो उस वक्त नहीं आपने देना, बल्कि उसकी वजह से आपको टैक्स छूट भी हो सकता है। टैक्स कैलकुलेटर आखिर में देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एनुअल रिटर्न यू एक्सपेक्ट टू अर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। इस सवाल को समझना बड़ा ज़रूरी है कि एज ए यंगस्टर अगर आप अपना यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आप पैसा मज़ीद इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप फिर बड़ी तनख्वाह या बड़ा बिजनेस शुरू कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में और अपनी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर एक लोअर कैपिटल, कम सरमाए से आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आप चाहेंगे कि मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि अगर आपने 27 लाख रुपए खर्च करके लम्स की बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री ले ली, फॉर एग्जांपल, लम्स यहाँ एग्जांपल के तौर पे बात हो रही है, और उसके बाद फिर आपको 2 लाख की जॉब मिल गई, तो वो 27 लाख भी आपके रिटर्न हो जाएंगे, आपको साथ साथ और भी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। तो इतना तो आप उस कॉलेज डिग्री से कमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप अरबपति बन जाएंगे उस डिग्री, सिर्फ उस डिग्री कमा। तो स्टार्टअप में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप करोड़ों में जा सकते हैं, अरबों में जा सकते हैं अगर आपका स्टार्टअप कामयाब हो जाता है, जो एक बड़ी मुश्किल चीज़ है, या आपका बिजनेस कामयाब हो जाता है, जो एक मुश्किल चीज़ है, एक छोटी दुकान से लेके बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि चूँकि मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ या ले रही हूँ और एजुकेशन भी मैंने मज़ीद नहीं हासिल की, मैं मार्केट में जो है ना अपना स्किल और या अपना प्रोडक्ट ला रहा हूँ या ला रही हूँ, तो मुझे हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए। और जितने भी कामयाब बिजनेसेस हैं उनमें ऑन एवरेज 25% भी रिटर्न आता है। क्यों? इसीलिए लोग कारोबार करते हैं, जॉब से बेहतर कारोबार है, कारोबार से बेहतर जो है क्या कहते हैं वो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। यानी कि आप ऐसे मुनफरद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाए जो सारी दुनिया यूज़ करे। गूगल की एग्जांपल ले लें, वो 25% नहीं, उन्होंने वो भी 24 साल के थे जब उन्होंने गूगल लॉन्च की और उन्होंने कमाना शुरू किया और वो अमीर तरीन लोगों में इस वक्त शामिल है। तो देखते हैं जी वो क्या रिजल्ट देता है। वो कहता है कि इफ़ यू आर सेविंग 25,000 एवरी मंथ फॉर 36 ईयर्स, क्योंकि ये रिटायरमेंट की बात कर रहा है, 60 साल की उम्र तक कह रहा है, तो द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड विल बी एक 17 करोड़ रुपए जो है ना आपने सेव कर लिए होंगे। यानी कि वो जो पैसे आपने सेव किए 25-25 हज़ार हर महीने, और जो है क्या कहते हैं जो मुनाफे में जाने लगे, तो 17 करोड़ आपने किए। और ये उसने 2-3 ऑप्शंस दे दिए कि आप उसमें से 50% निकाल भी सकते हैं 60 साल की उम्र पे, और वो भी दोबारा रिपीट कर दूं, यहाँ हम ये कैलकुलेट करें कि एज अ यंगस्टर आप देखना चाह रहे हैं कि मैं अपने मैट्रिक और बेसिक एजुकेशन के बाद जो है जॉब करूं या बिजनेस करूं, या मैं वेट करूं और मैं यूनिवर्सिटी तक जाऊं, 16, 17, 18 साल तक स्टडी करूं, और इंजीनियरिंग की हो सकती है, लॉ की हो सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हो सकती है, और उसके बाद जॉब मार्केट में या बिजनेस मार्केट में, तब भी आपने यही डिसाइड करना है कि मैंने जॉब करनी है या मैंने बिजनेस करना है। स्किल्स जो है ना डिफरेंट चाहिए होंगे। जॉब के लिए आपको बहुत स्पेशलाइज स्किल चाहिए होंगे, एक काम अकाउंटेंट का, डॉक्टर का हुआ है, और बिजनेस के लिए आपको मार्केटिंग भी पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन, कस्टमर के बारे में भी, और लोगों को कैसे हायर करना है, ट्रेन करना है, और अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करना है। जॉब में स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, बिजनेस में जनरल नॉलेज चाहिए होती है शुरू में, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड फिर आपको अपने बिजनेस में कम्पीट करना होता है अपने से
बड़े बिजनेस है तो वो फिर खुद से एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज बन जाती है। तो आई होप कि आपने जो है ये करियर एडवाइस टैक्स दोस्ती की वीडियो को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि आपके पास जो आपका ट्रैक है उसमें फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना चाहें या आप टैक्स कैलकुलेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे। अब वो कह रहा है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है, वही बात है ना, दो सिचुएशंस हैं, सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। आपकी करंट एज क्या है, सपोज करें आप 30 साल, आपकी मंथली टैक्सेबल इनकम यानी कि तकरीबन 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए आप टेक होम सैलरी है। हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, वही कह रहा है कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आप अगर 20,000 मंथली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हाउ मच मनी डू यू विश टू इन्वेस्ट इन यूबीएल पेंशन स्कीम, तो पेंशन स्कीम में कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, 50,000। ठीक है जी, कैलकुलेट करेंगे सेविंग, तो वो आपको बता रहा है कि आपको कितना जो है ना सेव हो जाएगा और बेसिकली आपके टैक्स सेविंग होगी। टैक्स सेविंग क्या होती है? टैक्स सेविंग ये होती है कि टैक्स के कानून में टैक्स क्रेडिट्स जो है ना दिए हुए हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लाइफ इंश्योरेंस में, सेविंग्स इसमें फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो उस वजह से जो टैक्स आपका पूरे साल का बनेगा आपकी इनकम पर, वो टैक्स लाइबिलिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, जैसे यहाँ भी बताया। इस एग्जांपल को हम डिटेल में नहीं कर सके, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन मकसद ये है कि आप टैक्स दोस्ती में FBR, SCCP, FIR, स्टेट बैंक और सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी बातें हुई हैं, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको गाइडेंस चाहिए, जो अब एजुकेशन के हवाले से भी टैक्स रिलेटेड उन्हें पता चलना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पे तो उनसे टैक्स डिडक्ट हो ही रहा है। एजुकेशन पे 5% फीस पर कटता है अच्छे स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में। अगर यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना है तो दो ऑप्शन है, एक तो चले जाएं, लेकिन आप यहाँ आके कैलकुलेट करें कि कितना जो है आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जब वहाँ से निकलेंगे तो 27 लाख रुपए प्लस जो और भी आपका ट्रैवलिंग, स्टे वगैरह का खर्चा हुआ होगा, 30-35 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया होगा 4 सालों में अपनी एजुकेशन में। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में जो हमने लम्स की ली थी फाइनेंशियल BSc अकाउंटिंग फाइनेंस की, तो उस हवाले से आपको पता होना चाहिए कि अगर 35 लाख इन्वेस्ट हो रहा है तो उसका रिटर्न क्या है। तो रिटर्न का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेशंस हम आपको दोबारा भी करके दिखा देंगे। और इन द मीन टाइम नो योर टैक्स राइट्स, जब आप रिटर्न की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उस सब के टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा ब्लॉग है, तो मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स मेज़बान, और आप देख रहे थे करियर एडवाइस फॉर यंग पीपल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन देयर एजुकेशन, कि अगर वो अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या वो अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, दोनों ऑप्शन में फाइनेंशियली कैसे कैलकुलेट करें। आज है 9 मई 2019 और इस तरह की वीडियोस हम करते रहेंगे। आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो कमेंट में पूछ लें, और हैव अ नाइस डे। थैंक यू।